Hello everyone, how are you? Welcome on our YouTube channel ब्रह्म कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 3 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर हम करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 3 अप्रैल 2025 से हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। लोकसभा पासिस वक्फ बिल आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट। मतलब बहुत बड़ी डिबेट के बाद लोकसभा ने वक्फ बिल को पास कर दिया है। चलिए देखिए, बहुत दिनों से न्यूज में चल भी रहा था वक्फ बिल हमारे पास क्या होता है। वक्फ एक तरह का चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए यानी कि इस्लाम कम्युनिटीज के लिए काम करता है। उसके अकॉर्डिंग वक्फ ट्रस्ट को कोई भी पर्सन जो होता है वो अपना कोई भी पर्सन जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को उसको दे देता है और देने के बाद वक्फ उस प्रॉपर्टी का यूज इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए करता है या सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए करता है या कोई अदर पर्पस के लिए करता है, यानी कि जो सोसाइटी के लिए अच्छे रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए अच्छे रहते हैं या मुस्लिम रिलीजियस बढ़ाते हैं या उनके धर्म को बढ़ाते हैं, उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये वक्फ था, ये वक्फ बिल था और इस वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट हुआ है और ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट ये था कि अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है कि हमें नहीं पता चलता कि किसने दी है, किसको दी है, कितनी दी ये है, कितनी उसने प्रॉपर्टी दी है, किस वक्त के लिए दी है, किस पर्पस के लिए दी है, वो नहीं है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट अपना रोल कर रही थी कि इसमें वक्फ में उसी यही रोल को ऐड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, वक्फ के अंदर अमेंडमेंट किया कि अब हमारे भी कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे, यानी कि अब कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ को कोई भी पर्सन देता है तो उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, टैक्सेशन देना पड़ेगा या जो भी चीज़ों की टैक्सेशन ना भी देना पड़े तो गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरी बात क्या रहती है, उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ के अंदर वुमेन वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम है, तो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट भी वक्फ के अंदर होना चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, मैं दोबारा बता दूं, ये अमेंडमेंट जो हुआ है वो सिंपल मेजॉरिटी से हुआ है। किससे हुआ है? सिंपल मेजॉरिटी से हुआ है। तो 12 घंटे की डिबेट के बाद ये सब कुछ हुआ है और फाइनली ये पास हो गया है। कहां पर? लोकसभा के अंदर। और अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा राज्यसभा के अंदर। चलिए एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई भी बिल किस तरीके से पास होता है, कैसे सब कुछ होता है। मैं इसको मिटाना स्टार्ट करता हूं। तो शायद आप, आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा, समझ लिया होगा कि वक्फ बिल क्या है और जो रेगुलर करंट हमारा कर रहा है उसको भी पता होगा कि वक्फ हमारे पास कैसे है, क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कोई भी बिल किस तरीके से पास होता है, कैसे पास होता है, कैसे अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस की अमेंडमेंट होती है या किस तरीके से सारी चीजें होती है। देखिए, कोई भी बिल सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने सपोज करते हैं ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के ने कुछ बिल लाए। ये बिल हो सकता है, ये लॉ हो सकता है, ये कोई एक्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को ये लाना है। उस बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उसको पास करवाना चाहती है। वो कैसे पास होएगा? सबसे पहले तो वो पास होगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर लोकसभा जब पास करेगी तो वो जाएगा राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर से पास होकर के जैसे वो राज्यसभा के अंदर जाना स्टार्ट होगा, वहां पर पास होने के बाद, दोनों सभाओं में पास होने के बाद वो बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से। अब वो पास कैसे होगा? वो पास ऐसे नहीं होगा, उसके लिए चाहिए होती है मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, सपोज करते हैं ये एक पार्लियामेंट है, यहीं पर ही ये है भी, यहाँ पे पार्लियामेंट हमारे पास। इस पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली बात है, इस पार्लियामेंट के अंदर एमपीज हैं। एमपीज, पार्लियामेंट क्या होते हैं? पार्लियामेंट में दो हिस्से होती हैं। एक हमारे पास लोकसभा होती है पार्लियामेंट की, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव कहते हैं। एक हमारे पास राज्यसभा होती है जिसे काउंसिल्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं।
तो एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा हमारे पास होती है। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं, इसके कुछ मेंबर्स होते हैं और लोकसभा के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो दोनों के अंदर एक सीट्स होती है, लोकसभा के अंदर भी सीट्स होती है, राज्यसभा के अंदर भी सीट्स होती है। मतलब कैसे सीट्स होती है? अभी मैंने कहा भी था कि डिलिमिटेशन से ये बात कह रही हैं कि विधानसभा के अंदर सीट्स बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कौन? कर्नाटका के ये सीएम जी जो वहाँ थे कि उन्होंने सेंसस किया था तो उनकी सीट बढ़ाई जाए किसकी? विधानसभा की। इसी तरीके से लोकसभा की सीट्स होती है। अभी अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी नॉर्मल मैं बात करता हूँ, सपोज़ करते हैं इसके अंदर 524 सीट्स हमारे अंदर आनी स्टार्ट होते हैं। सपोज़ करते हैं इसके अंदर अभी ये सॉरी इसके अंदर अभी क्या आते हैं 4-5 520 सीट्स हैं टोटल यानी कि 520 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। एक होता है कोरम, एक और बात ध्यान से सुनिए, कोरम होता है। कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द कोई भी मीटिंग हो रही है प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड मीटिंग ऑफ व्हाट मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जितने मिनिमम मिनिमम मेंबर उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसे हम कोरम कहते हैं। तो ये कोरम तो एक अलग चीज है और कोरम के साथ साथ एक टोटल सीट्स अलग चीज है। तो यहाँ पे 520 लोग हैं। अब 520 लोग में से बिल आया कि भाई सब डिस्कस हुआ कि भाई ये किसको ये बातें हैं ये हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए। हमें एजुकेशन से एक राइट चाहिए, फंडामेंटल राइट चाहिए, हमें एजुकेशन के अंदर ये बदलाव करने हैं, हमें हिंदी लगानी है, हमें संस्कृत लगानी है, हमें हर स्टेट में उनकी खुद की लैंग्वेज भी लगानी चाहिए ताकि बच्चे इस तरीके से पढ़े। ये सारी सारी बातें हैं। इस बातों के ऊपर 520 में से कुछ लोग सहमत रहेंगे और कुछ लोग सहमत नहीं रहेंगे, कुछ लोग डिनाई करेंगे, कुछ लोग एग्री करना स्टार्ट करेंगे और वहां से होगी वोटिंग। और वोटिंग करने के बाद सपोज करते हैं 88 वोट इसमें से आ जाते हैं और 32 वोट इसमें से आ जाते हैं तो ये वोट ज्यादा हो चुके हैं। और 520 का अगर मैं 50% करना स्टार्ट करूंगा तो 250 यानी कि 250 टू 60 के अबव चलता है यानी कि 50% के अबव चलना स्टार्ट होता है। 50% के अबव 260 होता है। अगर इन दोनों के ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो ये बताया जाएगा कि एग्री वाले ज्यादा है डिसएग्री वाले कम है यानी कि एग्री वाले की बात मानी जाएगी। कैसे बात मानी जाएगी? क्या इसी को ही मेजोरिटी कहते हैं? जी हाँ, इसी को ही मेजोरिटी कहते हैं। मेजोरिटी यहाँ पे कितने तरह की रहती है अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूं तो मैं एक बारी कोरम को मिटाता हूँ तो मेजोरिटी को मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना कौन कौन सी मेजोरिटी हमारे पास होती है। मेजोरिटी मतलब कौन सा, देखो ये भी देखा जाता है कि कैसा लो है कैसा लो नहीं है, उसी हिसाब से बिल पास होते हैं या कैसा बिल है। मेजोरिटी हमारे पास चार तरह की होनी स्टार्ट होती है यहाँ पे। एक होते है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी जो जितने भी छोटे मोटे लॉ होते हैं जैसे अमेंडमेंट होती है लॉ के अंदर वो सारे के सारे सिंपल मेजोरिटी के अंदर करने स्टार्ट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर जो जैसे कि नया लोन आना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि जीएसटी आया था, जो हमारे पास जीएसटी आया था वो बेसिकली कौन से के अंदर सिंपल मेजोरिटीज के अंदर आना स्टार्ट हुआ था। जैसे जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट हो गया एक ऐसे लॉ के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी इंडिया हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये कहीं पर भी इफेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास होता है। इंटरनल मैटर के ऊपर एब्सोल्यूट मेजोरिटी को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। आफ्टर द एब्सोल्यूट मेजोरिटीज हमारे पास होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी कहां पर यूज होती है? इफेक्टिव मेजोरिटीज यूज होती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई लॉ बनाना हो, पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉ लाना हो या स्टेट के अंदर कोई लॉ लाना हो। पार्लियामेंट जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या कुछ बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर लॉ बनाएगी तो इफेक्टिव मेजोरिटी रहेगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, सिंपल मेजोरिटी केवल लॉज के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए और सिंपल चीजें करने के लिए कही जाती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो होती है नए लॉ लाने के लिए, जैसे कि जीएसटी है और जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के ऊपर काम करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की नीड रहती है। इफेक्टिव मेजोरिटी जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कानून जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लॉ बनाती है या नए लॉ बनाती है या कुछ ऐसे लॉ बनाती है जो स्टेट के अंदर पावर और सेंटर के अंदर पावर के अंदर कुछ टॉपिक आते हैं। जैसे कि इकोनॉमी का टॉपिक जो होता है वो स्टेट का भी है सेंटर का भी है कि सेंटर अपनी इकोनॉमी देखती है स्टेट अपनी इकोनॉमी देखते हैं। जैसे कि एजुकेशन की बात कर ले तो एजुकेशन का टॉपिक स्टेट के अंदर भी आता है और सेंटर के अंदर भी आता है कि दोनों के दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर आना स्टार्ट
होता है। आफ्टर द इफेक्टिव मेजोरिटीज हमारे पास एक लास्ट मेजोरिटी हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटीज। कौन सी मेजोरिटी आती है? स्पेशल मेजोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटीज। किस लिए यूज होती है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज होती है। इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए यूज होती है। इम्पीचमेंट मतलब कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है या किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को अपनी गद्दी से हटाना होता है तो वो स्पेशल मेजोरिटी लगती है। भैया सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? भैया कुछ नहीं, जितने मेंबर होंगे उसमें से 50% केवल फेवर में होने चाहिए। अगर 50% और उससे ज्यादा, 50% से ज्यादा, चाहे एक ज्यादा हो, अगर फेवर में होगा तो अमेंडमेंट हो जाएगा। वक्फ बिल के अंदर भी यही हुआ कि जो 50% थे यानी कि उनको मिले 288 वोट मिले जो एग्री थे, 232 वोट मिले जो एग्री नहीं थे, और 23 जो वोट थे वो वैकेंट रह गए थे। वैकेंट का मतलब क्या रह गए थे? या तो उनके ऊपर कोई बैठा नहीं है या तो वो वहां पर है नहीं, यानी कि उनके डेजिग्नेशन अभी वैकेंट है। जैसे कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में किसी भी अचानक कोई भी जैसे भी एक्सपायर हो जाता है तो उन जब तक वो नया नियुक्त नहीं होता वहां पर वो चीज वैकेंट रहती है। तो 50% से ज्यादा की जैसे ही उनको मेजोरिटी मिल गई है तो वो लॉ पास हो जाता है किसी भी सभा के अंदर। अगर जीएसटी के ऊपर अमेंडमेंट करना हो, जैसे कि जीएसटी आया था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101 अमेंडमेंट किया था, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। और यहां पर 50% जो था वो 50% जो थे वो प्रेजेंट मेंबर थे कि कितनी प्रेजेंट मेंबर हैं। अब सपोज करते हैं कि टोटल मेंबर 520 है और टोटल मेंबर 520 में से प्रेजेंट कितने हैं? भैया प्रेजेंट तो 400 हो रहे हैं। तो 400 का 50% यानी कि अगर 200 भी पास कर देते हैं उसको तो वो 200 या 200 से एक, 200 नहीं 201 अगर उसको पास करते हैं यानी कि 50% से ऊपर उसको पास करते हैं तो वो लॉ पास हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर क्या कहता है कि 50%, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर क्या कहता है कि 50% अबोव ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। भैया टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से होनी चाहिए कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 520 टोटल स्ट्रेंथ है तो इसका 50% 260 बनता है, यानी कि वोट कितनी आनी चाहिए? 260 से भी ऊपर आनी चाहिए, तभी जाकर के एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, तभी जाकर के जीएसटी बनेगा। और वहां पर देखिए पार्लियामेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो होती होती है, उसके साथ में जो अपोजिशन गवर्नमेंट होती है वो भी होती है। और अपोजिशन गवर्नमेंट हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट जो भी लॉ लाती है उसको अपोज करने की कोशिश करती है ताकि उनका पलड़ा भारी रहे। आप ये चीज बात समझ पा रहे हैं? व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटीज? भैया इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी कुछ नहीं होती है, केवल टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट को माइनस कर दो। कैसे? भैया आपके पास टोटल 520 की स्ट्रेंथ थी, वैकेंट कितने हैं? 20 में वैकेंट मान लेता हूं, जैसे यहाँ पे 23 थे, 20 में वैकेंट मान ले तो 500 हमारे पास हो गए हैं। तो अब अगर इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए तो 500 यानी कि 250 से अबो हमें ए सीट चाहिए होगी, चाहे वो एक सीट ज्यादा ही क्यों ना हो, 250 से अबो हमें सीट चाहिए होगी, तभी जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कानूनों को बना सकते हैं, और पार्लियामेंट में कानूनों को बना सकते हैं, और स्टेट के अंदर किसी भी कानून को बना सकते हैं। और उसके अंदर से स्टेट के अंदर या जैसे जीएसटी सेंटर के ऊपर कानून बना हुआ है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कानून बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेट देखिए कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट हमारे पास होती है जो कि अलग अलग लिस्टों के ऊपर काम करती है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लिस्ट के ऊपर काम करती है और यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर अलग इफेक्ट अलग तरीके से काम करती है और अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। जैसे कि अगर मैं बात बता दूं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने गांव पे काम करेगी, वो गांव की स्कीम्स पे काम करेगी, पंचायत की स्कीम्स पे काम करेगी, ठीक है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम निकालेगी तो वो सारी क्या सारी स्कीम जो लॉ निकालेगी वो सारा का सारा लॉ केवल एक गांव के लिए नहीं होगा, वो पूरे इंडिया के लिए ही होगा। आई होप आप समझ में आ रहे हैं कि सेंट्रल लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास क्या है, और इसके ऊपर मैं एक क्लास भी बनाऊंगा आगे इन फ्यूचर। अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर क्लास भी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, जितने कमेंट आप करेंगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। तो स्पेशल मेजोरिटीज हमारे पास क्या होती है अब ये देखिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट को हटा दे,
इतना आसान है प्रेसिडेंट को हटाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट को हटाना इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे पास होता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना? जिसे हम फर्स्ट पर्सन्स ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, और जो इनकी वाइफ होती है उनके फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब इनको हटाने के लिए क्या चाहिए? इनको हटाने चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या चाहिए? टू थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्या चाहिए? टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए। टू थर्ड मेजोरिटी मतलब टू थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो होती है उससे ज्यादा होना चाहिए। भैया टू थर्ड कितना होता है? टू थर्ड अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 66.6 परसेंटेज होता है। सभी में 50% है, इसमें 67% के ऊपर मेजोरिटी चाहिए होती है। और स्पेशल मेजोरिटी भी आगे फर्दर कई कई हिस्सों में आती है, और स्पेशल मेजोरिटी को बेसिकली आर्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी दिया गया है। और वो आर्टिकल किसके अंदर आती है? वो आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 2 368 के ऊपर आना स्टार्ट करती है। आई होप मेजोरिटीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है मेजोरिटी का, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स के लिए यूज होता है। तो वक्फ बिल जो पास हुआ है वो कौन सी मेजोरिटी से पास हुआ है? सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ है। जीएसटी किस मेजोरिटी से पास हुआ है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हुआ है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको बातें। अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आ जाए तो हमेशा कौन सी मेजोरिटी आ जाएगी? स्पेशल मेजोरिटी आ जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर क्या होता है? 50% ऑफ द 50% एंड अबव ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। सिंपल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है? 50% एंड अबव ऑफ द प्रेजेंट मेंबर इन द पार्लियामेंट, या प्रेजेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि टोटल मेंबर में से आप वैकेंट सीटों को हटा दीजिए तो इफेक्टिव सीट्स आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई है कि मेजोरिटी क्या है, वक्फ बिल क्या है, और वक्फ बिल किस तरीके से पास हुआ है। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करता हूं। दैट इज सीएए, सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट गेव सिटीजनशिप्स टू थाउजेंड्स से राय इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल्स गेट आरएस नोड। तो ये न्यूज मैंने क्यों उठाई है? ये न्यूज मैंने उठाई है सिटीजनशिप के ऊपर। और सिटीजनशिप के ऊपर 2019 के अंदर अमेंडमेंट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके ऊपर मोमडन कम्युनिटीज यानी कि मुस्लिम कम्युनिटीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। इसके अंदर क्या हुआ था? सबसे पहले तो हम सिटीजन्स को देखते हैं कि सिटीजनशिप्स कैसे ले पाता है इंडिया के अंदर कोई भी। देखिए सिटीजनशिप्स इंडिया के अंदर किस हिसाब से लिया जाता है? इंडिया के अंदर सिटीजनशिप, सबसे पहले तो सिटीजनशिप्स पार्ट टू में आता है। किसमें आता है? पार्ट टू के अंदर आता है। बिल्कुल मत भूलना ये बात, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बच्चों, बिल्कुल भी मत भूलना। मैं इसको बार बार रिवीजन कराऊंगा, करंट के साथ रिवीजन कराऊंगा। कभी 2 दिन बाद अगर सिटीजनशिप एक्ट दोबारा डिस्कस होता है तो मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बैठना है और देखना है। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर के थ्रू रिवाइज होती चली जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट टू सिटीजनशिप क्या होता है? देखो पार्ट टू के अंदर आता है आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं? आर्टिकल होते हैं 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 होते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो इंडिया जिसका बर्थ इंडिया का है, या जिनके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया का है, जिनके पेरेंट्स का बर्थ इंडिया का है, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे कि मैं हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और कुछ समय के बाद मेरे को सॉरी मेरे फादर इंडिया में ही पैदा हुए थे, यहीं कर ही और हम यहीं रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग आपको सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। यानी कि पहले जब बंटवारा हुआ था, यानी कि जब 1947 के अंदर और 1950 के अंदर जब बहुत से पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आकर के रहे थे तो सिटीजनशिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। उस समय आर्टिकल 6 आया था। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी।
आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 हमारे पास एक बात को कहना स्टार्ट करता है। क्या कहता है कि जो सिटीजनशिप पाकिस्तान से वापस, यानी कि कुछ लोग, क्या हुआ था आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि कुछ लोग बेसिकली इंडिया के ही पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा हमारा, तो वो दोबारा कहाँ पर आ गए? इंडिया के अंदर आ गए हैं। यानी कि वो इंडियंस जो पाकिस्तान जा करके दोबारा, ये तो पाकिस्तान के लिए ही है, पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए ही है, लेकिन वो इंडियंस जो पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आ गए, उनके लिए आर्टिकल 7 क्या कहता है कि उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 ये बात कहता है कि राइट का अधिकार सबको है। राइट टू सिटीजनशिप सबको मिलेगा, यानी कि राइट टू सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप का राइट सबको मिलेगा। आर्टिकल 8 ये बात, सॉरी आर्टिकल 8 नहीं, आर्टिकल 7 हमारे पास हो गया है। आर्टिकल 8 नहीं, दिस वन इज आर्टिकल 10, आई एम सॉरी फॉर दिस वन इज आर्टिकल 10। आर्टिकल 8 क्या कहता है, मैं ये बात कहता हूँ, आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि देखो, हमने इंडियंस को दे दी, यानी कि जो यहाँ पे पैदा हुए थे, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए थे, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। हमने पाकिस्तान से आए लोगों को दे दी, यानी कि जो आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको दे दी। जो इंडियंस पाकिस्तान में जाके दोबारा इंडिया में आए थे आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग, उनको दे दी। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो फॉरेनर है उनको हम किस तरीके से सिटीजनशिप्स दे सकते हैं, यानी कि जो फॉरेनर है उनको सिटीजनशिप्स भी हम दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं? उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में क्या कराना पड़ेगा उनको? बार कब होएगा रजिस्ट्रेशन? 12 ईयर्स यहाँ पे रहना पड़ेगा और एक लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के उनको इंडिया की सिटीजनशिप्स मिलनी स्टार्ट होगी। आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9 क्या गया? आर्टिकल 8 हमारे पास है इंडियन फॉरेनर्स के ऊपर, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 है यहाँ। आर्टिकल 8 ये आर्टिकल 9 है, 10 नहीं है, ये आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो इंडियन फॉरेन चले गए उन्हीं के लिए है ये। मैं दोबारा बता दूं, आर्टिकल 5 किन के लिए है? आर्टिकल 5 हमारे पास किन के लिए? आर्टिकल 5 उनके लिए है जो इंडिया के ही हैं, जो इंडिया में ही बर्थ हुए हैं, जो इंडिया में ही रह रहे हैं। आर्टिकल 5 उनको सिटीजनशिप देगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको देगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो इंडियंस पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से दोबारा आ गए थे उनको देगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो इंडियन फॉरेन जा करके रह रहे हैं और फॉरेन में ही रह रहे हैं उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी। बस उनको क्या करना पड़ेगा? उनको यहाँ पे आके 7 साल रहना पड़ेगा, 7 ईयर बिल्कुल रहना पड़ेगा, तभी जाकर वो यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। आर्टिकल 9 हमारे पास क्या कहता है कि जो फॉरेनर है उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्यों, कैसे मिल जाएगी? बस उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू करना पड़ेगा, उनको 12 साल यहाँ रहना पड़ेगा और एक लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि राइट टू सिटीजनशिप सबको मिलेगा। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के अंदर हमारे पास था एक आर्टिकल, लास्ट हमारे पास बच गया है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 हमारे पास क्या कहता है? आर्टिकल 11 हमें ये कहता है कि ये आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है क्या करने के लिए? टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप, की सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बन जाए, उसके लिए आर्टिकल 11 पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। अब सिटीजनशिप एक्ट तो आ गया हमारे पास, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट क्या था 2019 का? अब ये समझिए यहाँ पे। देखिए, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट क्या था? सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2019 ये क्यों लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था, ये कहा था कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके हिंदू हैं, और हिंदू ना होकर के, और अदर जो हमारे पास हिंदू ना होकर भी जो अदर हमारे पास, अगर मैं बात करूं, जो हमारे हिंदू हैं और अदर ना होकर के भी अगर मैं बात करूं किसी की भी, तो जो हमारे हिंदू हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हिंदू हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ये जितनी भी कम्युनिटीज हैं, इन सभी कम्युनिटीज के एक्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके जितनी भी अदर कम्युनिटीज हैं, वो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर वो
अगर वो 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ करके रह रहे हैं और उससे पहले जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं वो उनको यहाँ पर कोई भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। हो क्या रहा है, नेपाल के बॉर्डर की बात कर लूं, मैं बांग्लादेश के बॉर्डर की बात कर लूं, असम के बॉर्डर की बात कर लूं, तो वहां से म्यांमार से बांग्लादेश से ये लोग, भूटान से बांग्लादेश से लोग यहाँ पर इंडिया में आकर के रह रहे हैं और वहां के लोग जो लोकल लीडर्स लीडर्स होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वहां पे लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनका आधार कार्ड बनवा कर उनसे वोटिंग राइट्स देते हैं और जैसे उनको वोटिंग राइट्स देते हैं, वोटिंग राइट्स देने के बाद उनको उसमें पॉलिटिकली हेल्प रहता है। इसी चीज को कम करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास लाया गया था। और दूसरा क्या लाया गया था कि हम जितने जैसे भी दूसरी कंट्रीज के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना जी बाहर, यहाँ पे शेख हसीना जी को जब इंडिया में लाया गया था, तो वहां पर भी आप यूट्यूब पे, सोशल मीडियाज पे बहुत सी ये वीडियोस आप देख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता था कि हिंदू तो और अदर कम्युनिटीज खतरे में थी, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे और बाकी चीजें का हम कर रही जा रही थी। तो इसी वजह से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था मुस्लिम कम्युनिटी ने। तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके सभी को इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी, अगर वो 2014 से पहले यहाँ पर रह रहे हैं और रिलीजियस पर्पज से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आई होप आपको सिटीजनशिप्स मोस्टली समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। हमारे आज का वर्ड है हमारे पास, आज हम वर्ड ऑफ द डे हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूटेशन। डिस्प्यूटेशन, जो डिस्प्यूट होता है हमारे पास, उससे यह निकला है। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। आगे बात समझ में, उस लड़ाई झगड़े के हिसाब से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉम्बेटिव, कॉम्बैट का मतलब भी लड़ाई हमारे पास होता है, लिटिगियस का मतलब भी हमारे पास ये होता है और कंटेंजियस का मतलब भी हमारे पास इसी तरीके से आता है, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड रहते हैं। डिस्प्यूटेशंस एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो डिसएग्री करे, जिसका व्यवहार इस तरीके से हो जाए, जो शो करे किस चीज के लिए, लड़ाई के नकारने को, ना करने को, उसको छोड़ना और उसको करना स्टार्ट, उसको बताना स्टार्ट करे। यानी कि यहाँ से जब भी अगर डिस्प्यूटेशंस आपको कहीं पर भी मिले, इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई शब्द से ही इसको आप समझना, लड़ाकू कह सकते हैं इसको हम, लड़ाकू शब्द से ही इसको आप समझना शुरू करें। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम वीडियो पे जाना स्टार्ट करते हैं। अहेड ऑफ बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक, डाउट्स persist over मोदी एंड यूनिस मीटिंग। यूनिस हमारे पास कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जो कि थिंक टैंक कहे जाते हैं या चीफ एडवाइजर कहे जाते हैं, किसके, बांग्लादेश के इकोनॉमी के ऊपर भी। और जो अभी मैंने लास्टली वीडियो के अंदर भी मैंने तीस्ता रिवर के ऊपर बताया था कि तीस्ता रिवर जो सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से भी कहाँ पर, सिक्किम से भी निकल करके वो बांग्लादेश के अंदर जाती है, तो उसके ऊपर भी हमारे डैम्स बने हुए हैं। और उसके उसके प्रोजेक्ट के लिए जो ये यूनिस जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे मिलकर एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चाइनीज की तरफ झुक रहा है बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद ये चाइनीज बांग्लादेश की तरफ झुकेगा, क्योंकि इंडिया की तरफ इसका नहीं था। तो बिम्स्टेक हमारे पास है क्या, बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है, सिक्स्थ मीटिंग हमारे पास बिम्स्टेक की बैंकॉक के अंदर हो रही है। और जो फिफ्थ मीटिंग थी बिम्स्टेक्स की, वो हमारे पास नेपाल के अंदर हुई थी, काठमांडू के अंदर हुई थी। और 2018 के अंदर हुई थी, काठमांडू नेपाल 2018 के अंदर हुई थी। लेकिन 2022 की जो मीटिंग थी वो वर्चुअली हुई थी, यानी कि ऑनलाइन हुई थी, जिसके अंदर कोई भी कहीं पर भी नहीं कहा था। कहां पर, किसके अंडर हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीलंका के अंदर होना स्टार्ट हुआ था। अब यहां पर देखना स्टार्ट कीजिए, बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूं, तो बिम्स्टेक हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड बिम्स्टेक। अगर मैं बात करूं, BIMSTEC, बिम्स्टेक हमारे पास क्या है, बिम्स्टेक इज अ वे ऑफ, बिम्स्टेक इज अ वे ऑफ, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, यस इट्स नॉट वर्किंग। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक, हाँ जी, दैट इट्स वर्किंग, ओके। बिम्स्टेक हमारे पास क्या है, बिम्स्टेक इज अ, बिम्स्टेक इज अ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल is a technician, technical bay of, sorry, Bay of Bengal initiative, Bay of Bengal initiative
for multi-sectoral initiative, sorry, multi-sectoral and multi-sectoral techno technical and economical corporation। ये हमारे पास बिम्स्टेक की डेफिनेट फुल फॉर्म हमारे पास होती है। बिम्स्टेक्स बेसिकली क्या कहते हैं? बेसिकली एक बात देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है हमारे पास। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमने बताया भी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने भी हमारे पास देश होते हैं, जैसे कि हमारे पास मलेशिया हो गया, जैसे कि हमारे पास श्रीलंका हो गया, हमारे पास क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे पास म्यांमार हो गया, हमारे पास इंडिया हमारे पास हो गया, यहाँ से हमारे पास नेपाल हो गया। ये सभी देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया हुआ है जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं। बिम्स्टेक के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ हमारे पास आना स्टार्ट होती है? बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश हमारे पास आना आता है, बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आएगा, इंडिया आएगा, म्यांमार आएगा, सॉरी म्यांमार आएगा, श्रीलंका आएगा, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड, नेपाल, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान हमारे पास आना स्टार्ट होगा। ये सारी की सारी जो 7 कंट्री है, 7 कंट्री ने मिलकर ही बिम्स्टेक बनना स्टार्ट हुआ है। तो बिम्स्टेक किस चीज़ के ऊपर काम करता है? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजिकल जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ शेयरिंग पे काम करता है, ट्रेड पे काम करता है, इकोनॉमी पे काम करता है, कई चीज़ों पे काम करता है ताकि जो हमारे पास एशियाइज़ रीजन है, वो अच्छे से काम कर सके। बिम्स्टेक के रिलेटिवली साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो बिम्स्टेक बना कब था? बिम्स्टेक बना था 1997 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ था। मीटिंग मैंने आपको बता दी है। इसके रिलेटिव हमारे पास एक तो बिम्स्टेक आती है, बिम्स्टेक के साथ-साथ मैंने पीछे एक और करवाया था, दैट इज़ कॉल्ड सार्क। सार्क भी मैंने करवाना स्टार्ट किया था। सार्क के अंदर जब हमने देखा था जो साउथ एशिया एसोसिएशन जो हमारे पास रहती है, सार्क के अंदर हमने देखा था 8 कंट्रीज हमारे पास आई थी। 8 कंट्रीज के अंदर जो अफगानिस्तान थी, वो अभी 2007 के अंदर ही आनी स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज हमारे पास आनी स्टार्ट होती है? एक हमारे पास अफगानिस्तान आती है, एक हमारे पास इंडिया आती है, इंडिया के बाद हमारे पास भूटान आता है, भूटान के पास बांग्लादेश, एक हमारे पास बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद मालदीव्स आता है। ये कौन सा आता है? मालदीव्स आता है, नेपाल आता है हमारे पास, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आता है। देखा जाए तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पर मालदीव्स भी नहीं है और यहाँ पर क्या है? मालदीव्स है। बाकी मोस्टली कंट्रीज दोनों के अंदर, अफगानिस्तान भी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर अफगानिस्तान, मोस्टली अफगान जैसे ये वाली कंट्रीज हैं। तो डिफरेंस आपको पता चल गया क्या है, सार्क के बीच में क्या है और इसके बीच में क्या है। सार्क कब आया था? हमने रिवीजन भी की है पिछली क्लासेस में भी। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स मैंने किस लिए किए थे? इसलिए कहे थे ताकि आप रिवीजन कर सके और आपकी कई चीजें हो जाए। जैसे कि 8 दिसंबर 1988 को सार्क बना था। देखिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आप कमेंट करेंगे और रिवीजन कर रहे हैं और इसके नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की क्लास भी बनाना स्टार्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या कहती है? कहती है कि इंश्योर एजुकेशन हाइजीन हेल्थ केयर इन रूरल एरिया सुप्रीम कोर्ट से। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि एक जो हमारे पास सोसाइटी है, सोसाइटी कहूंगा या डेवलपमेंट फाउंडेशंस है, उस फाउंडेशंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या केस किया? कौन सी फाउंडेशंस है? इट्स फाउंडेशंस इज मुंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशंस। इट्स फाउंडेशन इज मुंडोना रूरल रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। रूरल फाउंडेशन, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा? उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हर एक विलेज के अंदर कम से कम एक लाइब्रेरी तो होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो हर जगह पर जाए, हर हर मतलब कि हर छोटे से छोटे हिस्से में जाना स्टार्ट करे। और बेंच ने क्या कहा? बेंच सेज दैट 10% टू 15% ऑफ बजटरी एलोकेशन मस्ट गो टुवर्ड्स इंप्रूविंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कि स्टेट को कहा, गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि भाई आपको अपने बजट का 10 से 15% जो है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जो हमारे पास
है सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी ने, जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कहा कि भई ने ये कहा कि भई केवल और केवल यही चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, एजुकेशन ही नहीं, तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या? एजुकेशन भी एजुकेशन भी, हाइजीन भी और हेल्थ केयर भी, तीनों चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। खाली लाइब्रेरी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि एक बात बताओ, जिसको भूख लगी है वो खाना खाएगा या पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाएगा? वो खाना खाएगा, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए काम करेगा। तो उसने इस फाउंडेशन को कहा है कि इट इज डिसाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर, नॉट डिसाइडेड बाय अस, नॉट डिसाइडेड बाय यू, अकॉर्डिंग टू यू चीजें नहीं होंगी, आपके हिसाब से नहीं चीजें बनेगी। जैसे कि इसमें भी कहा है, डायरेक्ट स्टेट टू सेट अप एटलीस्ट वन पब्लिक लाइब्रेरी ऑन एवरी विलेज इन द कंट्री, पिटिशनर्स बाय द मुंडो रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। उन्होंने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ पर्सन हु इज स्टार्विंग, डज ही गो टू अ लाइब्रेरी, कि जो भूखा है क्या वो लाइब्रेरी जाएगा? हैव यू लुक्ड एट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल टीचर्स एंड मिड डे मील फॉर चिल्ड्रन? या केवल आप स्कूल टीचर्स और मिड डे मील और चिल्ड्रन के लिए ही काम कर रहे हैं, या उन्हीं के लिए दे रहे हैं? द वाटर सप्लाई टू द विलेज, पानी गांव में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? हैज एनीबडी डन दीज सर्वेज, क्या किसी ने इनके ऊपर सर्वे किया है? क्या आप में से कोई भी सोसाइटी है, कोई भी फाउंडेशन है, क्या इनके ऊपर काम कर रहे हैं? प्लीज इनके ऊपर भी काम कीजिए, जिसकी वजह से आगे चीजें और सुधारी जा सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड्स हमारे पास क्या कहता है? ऑल आई ओन द सौरभ एज अ इंडिया बीइंग चैंपियंस। ये सौरभ हैं। सौरभ किस क्या स्पोर्ट्स करते हैं? स्पोर्ट्स है इनका शूटिंग। स्पोर्ट्स क्या है उनका? शूटिंग। चलिए आज हम शूटिंग के बारे में कुछ जानेंगे। शूटिंग का सबसे पॉपुलर जो नाम है हमारे पास, अभिनव अभिनव जी हैं। आई थिंक हाँ, अभिनव जी हैं। हाँ, अभिनव ही है, अभिनव बिंद्रा। यस, अभिनव बिंद्रा है, जिनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। इन्हीं को ही गोल्ड मेडल मिला हुआ है, अभिनव बिंद्रा को। तो शूटिंग के अंदर अगर हम देखना स्टार्ट कर दे, तो सबसे पहले तो शूटिंग के कौन कौन से टूर्नामेंट किस किस तरह से होते हैं? देखिए, शूटिंग बेसिकली ओलंपिक्स के अंदर होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर होता है, ओलंपिक्स के अंदर होता है, एशिया के एशियन गेम्स के अंदर होता है, एंड सो ऑन कई गेम्स के अंदर होता है, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं। इनका अलग से कोई भी कप नहीं रहता है। शूटिंग किस किस मीटर में की जाती है? शूटिंग 10 मीटर राइफल में की जाती है। 10 मीटर राइफल एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल में की जाती है। शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में भी की जाती है, राइफल में भी की जाती है, पिस्टल में भी की जाती है। और शूटिंग 50 मीटर राइफल राइफल पे की जाती है, और 50 मीटर पिस्टल पे भी की जाती है। तो राइफल हमारे पास बड़े वाली बंदूक होती है। अगर आपको देखो, मेरे को बनानी तो आएगी नहीं, ठीक है ना? आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। राइफल जो है हमारे पास बड़े वाली राइफल जो है हमारे पास राइफल जो है वो बड़े वाली होती है, पिस्टल जो है हमारे पास वो छोटे वाली बंदूक होनी स्टार्ट होती है। और आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इसमें मैंने किस लिए दो चीज हम देखना स्टार्ट करेंगे। एक तो हम देखना स्टार्ट करेंगे टैप शूटिंग, और एक हम ना स्टार्ट करेंगे स्की शूटिंग। टैप शूटिंग और स्कीट शूटिंग, ये दोनों शूटिंग हमारे पास है। देखो, 50 मीटर 10 मीटर तो हमें याद रखना है, बिल्कुल 10 मीटर होती है और 50 मीटर होती है। एयर पिस्टल होती है, एयर राइफल होती है, टैप शूटिंग होती है, स्कीट शूटिंग होती है। टैप शूटिंग और स्कीट शूटिंग क्या होती है? देखिए, उसमें क्या होता है, एक गड्ढा खोद करके नीचे से कोई एक ऑब्जेक्ट मारता है और उस ऑब्जेक्ट को निशाना लगाना पड़ता है उनको। ये टैप शूटिंग बेसिकली हर्डल शूटिंग के नाम से भी जानी जाती है, जिसके अंदर हमें हमें बिल्कुल निशाना नहीं, निशाना एकदम देख कर ही लगाना पड़ता है कि कैसे है कैसे नहीं है। ये नीचे गिर रहे थे, मूवमेंट और मूवेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें निशाना लगाना होता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का करंट अफेयर। आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।